देखिए, अभी तक हमने ये जानने की कोशिश की थी कि जब आप पॉपुलेशन की बात करते हो, राइट, तो पॉपुलेशन में पॉपुलेशन एक सेट ऑफ इंडिविजुअल नहीं होता, राइट। वो एक सोसाइटी को फॉर्म करता है। सोसाइटी को गवर्न करने के लिए यू नीड सोशल इंस्टीट्यूशन। और जिस तरीके से हम बाकी लोगों से मिलते हैं, जिस तरीके से मॉडर्नाइज आइडियाज आते हैं, उसकी वजह से इन सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, राइट। बहुत सारी कॉन्टिन्यूटी आती है, बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जब मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि जो मॉडर्नाइजेशन आइडियाज हैं, जो मॉडर्नाइजेशन के आइडियाज हैं, उन्होंने किस तरीके से हमारी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया है, राइट। जो सेकुलराइजेशन के आइडियाज हैं, जो संस्कृताइजेशन है, उन्होंने किस तरीके से हमारी सोसाइटीज को चेंज किया। पहले के टाइम पे अगर आप एंशिएंट इंडिया की बात करते हो, वहां पर मोस्टली आपको जॉइंट फैमिली देखने को मिलती थी। आज न्यूक्लियर फैमिली क्यों? बिकॉज वो जो इंडिविजुअलिटी है, वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है। इंडिविजुअलिटी डोमिनेट करने का मतलब कि आज अगर आप देखते हो तो लोग इंडिविजुअल फ्रीडम को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू द ग्रुप फ्रीडम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, अब देखिए, अगर आप सोशल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर हमें तीन तरीके के सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करनी है, राइट। और वो तीन तरीके के सोशल इंस्टीट्यूशन कौन से हैं? पहला, फैमिली। ठीक है, जो भी मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगा आपको। फर्स्ट इज फैमिली, द सेकंड इज कास्ट, एंड द थर्ड इज योर ट्राइब्स। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। फैमिली को हमने पढ़ लिया था, बट एक बार दोबारा हम रिवाइज करेंगे। देन वी हैव कास्ट एंड द लास्ट इज ट्राइब, राइट। तो सबसे पहले कास्ट की बात करते हैं। देखिए, अगर आप कास्ट सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, तो आज का जो कास्ट सिस्टम है या जो पहले का जो कास्ट सिस्टम था, उसमें आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। एंड इसीलिए एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यही बताता है कि जब आप कास्ट की बात करते हो, तो कास्ट को आपको दो लेवल पे देखना पड़ेगा। एक जो एंशिएंट टाइम पे था, ठीक है। दूसरा जो मॉडर्न टाइम पे आप देखते हो, क्योंकि एंशिएंट टाइम पे ऐसा नहीं था ना, राइट। एंशिएंट टाइम में वो हमारे कल्चर का पार्ट हो सकता था, वर्णा का पार्ट हो सकता था। जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे जो कास्ट हो, आज भी वैसा ही कास्ट हो, राइट। तो हमें, अगर अब कास्ट सिस्टम हमारे सामने आता है, तो इस कास्ट सिस्टम को समझने के लिए हमें उस पुरानी सोसाइटी को और नई सोसाइटी को समझना जरूरी है। उस टाइम पे क्या कास्ट सिस्टम था, आज क्या कास्ट सिस्टम, वो समझना जरूरी है। एंड हमेशा याद रखिएगा कि इवन दो लोगों का मानना यह है कि कास्ट इज कन्फाइंड टू द हिंदू ट्रेडिशन, बट ऐसा नहीं है। सेम वो आपको इस्लाम में भी देखने को मिलेगा, क्रिश्चियनिटी में भी देखने को मिलेगा, सिखिज्म में भी देखने को मिलेगा। सो कास्ट सिस्टम हर जगह पर मोर और लेस सेम तरीके से अप्लाई होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब देखिए, अगर आप कास्ट की बात करते हो, तो कास्ट को लेकर लोगों का अपना डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है। ठीक है, डिफरेंट ओपिनियन का मतलब, जैसे इंडिया में कास्ट को जो कंजर्वेटिव लोग हैं, वो डिवीजन ऑफ लेबर की तरह देखते थे। तो लोअर कास्ट के लोग थे, वो उसको एक्सप्लॉयटेशन की तरह देखते थे, राइट। ब्रिटिशर इसको किसी और तरीके से देखते थे, सोशलॉजिस्ट किसी और तरीके से देखते हैं। तो वो अलग अलग परसेप्शन है। बट अगर आप कास्ट की बात करते हैं, जो इंग्लिश वर्ड कास्ट है, वो एक पोर्तुगीज वर्ड से निकला हुआ है, विच इज कॉल्ड कास्टा। ठीक है, विच मीन प्योर ब्रेड, राइट। तो आप लोगों ने, मुझे नहीं पता, जब कभी हिटलर के बारे में पढ़ा होगा, तो हिटलर बिलीव इन द रेशियल पॉलिसी। रेशियल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? जहां पर आपको ये लगता है कि आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो, दैट इज अ सुपीरियर कास्ट, राइट, सुपीरियर रेस। और आपका जो अपोनेंट है, वो लोअर रेस से बिलोंग करता है। क्या समझ में आया? ठीक ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर इस प्योर ब्रीड की बात करूं, तो आपका जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास है, तो ये जो तीनों हैं, ये प्योर ब्रीड के माने जाते हैं, ये लोअर ब्रीड का माना जाता है, ऐसा इसके हिसाब से, राइट। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि भाई कास्ट जो वर्ड निकला है, वो पोर्तुगीज वर्ड कास्टा से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है प्योर ब्रीड, राइट। कि आप हायरार्की में टॉपर हो, हायरार्की में प्योर हो। ठीक है ना। इंडिया में, या जब आप इंडियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो उस इंडियन सिविलाइजेशन में हमने कहीं पर भी कास्ट वर्ड हमने नहीं पढ़ा। इंडिया में जो आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता था, वो अरेंजमेंट दो टर्म से डिनोट होता था। फर्स्ट इज कॉल्ड वर्ण, द सेकंड इज जाति, राइट। तो यहाँ पर दो सिस्टम से समझ में आता था। द फर्स्ट इज वर्ना, द सेकंड इज जाति। देखिए, वर्ना सिस्टम इज समथिंग जो आप एंशिएंट इंडिया में देखते थे बिफोर गुप्ता एज, राइट।
वर्ण सिस्टम जो आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास की बात करता था, ये एक्चुअल में उस टाइम पे सोशल डिवीजन ऑफ, और आप कह सकते हो डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर बिलीव करता था। डिवीजन ऑफ लेबर पे बिलीव करने का मतलब कि अगर मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं किसी पूजा पाठ में लगा हूँ, तो मैं मेरी जो क्लास है, ठीक है, मेरी जो कास्ट है वो सुपीरियर होगी। अगर कोई पर्सन लो रिटर्न काम कर रहा है, डाउन प्रोडन काम कर रहा है, उसकी जो पोजीशन होगी वो, ठीक है, तो उसकी जो पोजीशन होगी वो डाउन होगी। यहां तक समझ में आ गया? पक्का? चलिए नेक्स्ट। अब चलिए इतना समझ में आ गया, एक सेकंड मुझे, यहाँ पर हमने क्या बात की थी कि अगर आप वर्ण सिस्टम की बात करते हो तो एंशिएंट इंडिया में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास वो डिवीजन ऑफ लेबर को डोनेट करते थे। और इस टाइम पे जो आपकी कास्ट थी वो बर्थ के बेसिस पे नहीं थी, वो लेबर के बेसिस पे थी। इट मींस मोबिलिटी अलाउड थी। मोबिलिटी अलाउड होने का मतलब कि अगर आप अच्छा काम करते हो आप इस हायरार्की में ऊपर भी जा सकते थे, अगर आप नहीं करते तो नीचे रहो, राइट। तो इसीलिए देखा जाता है कि यहाँ पर जो वर्ना सिस्टम है, जिसका मतलब कलर माना जाता है, उन्होंने इसको 4 डिवीजन ऑफ सोसाइटी में डिफरेंशिएट किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। ये क्लियर हो गया ना? अब देखिए जब आप जाति की बात करते हो ना, तो जाति इज ऑल टुगेदर इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, देखो जाति का अगर बहुत लिटरल सेंस में देखा जाए तो आप मतलब स्पीसीज की बात करते हो। जैसे मैं मतलब क्या कहते हैं, इंसान जाति से बिलोंग करता हूँ या एनिमल जाति से बिलोंग करता हूँ, राइट, तो वो स्पीसीज की बात करते हैं। बट यहाँ पर जो आप जाति की बात करते हो, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट इज ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। ठीक है, कि अगर लेट सपोज आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से बिलोंग करते हो तो प्योर हो, ठीक है। अगर आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो, प्योर पॉल्यूटेड। ये समझ में आ गया? नाउ यहाँ पर क्योंकि प्योरिटी एंड पॉल्यूशन डिफाइन हो गया है, इसीलिए देयर इज नो मोबिलिटी अलाउड। आप हायरार्की में ऊपर नहीं जा सकते, पहला। दूसरा, यहाँ पर अब ये बर्थ के बेसिस पे होगा, अब ये ऑक्यूपेशन के बेसिस पे नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो जाति, यहाँ अद्रिजा यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया अद्रिजा? ठीक, राइट। तो अगर आप जाति की बात करते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ब्रॉड लेवल पर होते हैं, पूरे इंडिया में सबको पता है 4 होते हैं। पर जाति इज मोर लोकलाइज्ड इन नेचर। ठीक है, मोर लोकलाइज्ड इन नेचर का मतलब, मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको, दैट इज टाइप ऑफ मैरिजेस। देखिए पुराने जमाने में 2 तरीके की मैरिजेस होती थी, एक बोलते थे अनुलोम, दूसरे बोलते थे प्रतिलोम। ठीक है, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में क्या होता था कि अगर कोई भी हाई कास्ट बॉय किसी लो कास्ट गर्ल से शादी कर लेता था, ठीक है, और उनका जो नया प्रोजेनी है, ठीक है, उनके जो बच्चे हैं, राइट, उसको आप बॉय की कैटेगरी में तो रख सकते हैं क्योंकि वो जब उसने लोअर कास्ट की लड़की से शादी की उसको रखा जाता था, बट इससे नीचे एक और कास्ट बना के रखा जाता था। एंड इसीलिए आप देखते हो इन शादियों की वजह से जो डिफरेंट इंटरकास्ट मैरिज हुई थी, उसकी वजह से थाउजेंड ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट फॉर्म हुई थी, राइट। तो अनुलोम में क्या था, हाई कास्ट बॉय, फॉर एग्जांपल ब्राह्मण ने किसी क्षत्रिय लड़की से शादी करी, या ब्राह्मण ने किसी लेट सपोज वैश्य फैमिली से शादी कर ली। ठीक है, ये समझ में आ गया? नो, प्रतिलोम में क्या होता था कि मान लीजिए एक हाई कास्ट गर्ल है जो कि एक लोअर कास्ट बॉय से शादी करती है, ठीक है, इस टाइम पे प्रतिलोम, दिस इज बैंड, आप प्रतिलोम नहीं कर सकते थे, अनुलोम तब भी चल जाता। अनुलोम की वजह से यहाँ पर 10 ऑफ 1000 ऑफ कास्ट ओरिजिनेट हो रहे थे। यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर किसी ब्राह्मण गर्ल ने किसी शूद्रा बॉय से शादी की, ठीक है, अगर किसी ब्राह्मण गर्ल ने किसी शूद्रा बॉय से शादी की, तो इसका जो प्रोजेनी होगा उसे आप चंडाल कहते थे या अनटचेबल कहते थे, राइट। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ मैरिजेस। यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट, सब कास्ट, ये सब चीजें देखने को मिलती थी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए जब आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया तो हमें ये भी समझना होगा कि
कास्ट सिस्टम के क्या क्या फीचर्स होते हैं, राइट, वर्ना सिस्टम के क्या क्या फीचर्स होते हैं, हम पहले उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने सुबह आपको जब कास्ट सिस्टम थोड़ा बहुत ब्रीफ दे रहा था तो उसमें मैंने कुछ चीजें लिखवाई, ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर आप कास्ट सिस्टम की बात करते हो, कास्ट सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय द बर्थ। आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना करते हो, बट अगर आप एक शूद्र के घर पे पैदा हुए हो, अगर आप लोअर कास्ट के घर पे पैदा हुए हो, तो आपके पास वो जो टैग है वो लोअर कास्ट ही रहेगा, ठीक है। अगर लेट सपोज कि आप ब्राह्मण के घर पे पैदा हुए हो, ठीक है, आप कितने भी डफर क्यों ना हो, आपके पास जो टैग है वो ब्राह्मण का ही रहेगा, ठीक है। सो कास्ट सिस्टम इज समथिंग व्हिच इज टोटली बेस्ड ऑन वो किस फैमिली में बॉर्न हुआ है, राइट। और इट इज समथिंग जो एक बार अगर आपको मिल गई तो वो चेंज नहीं हो सकती। हाँ, वो बात अलग है, कई लोग जो है वो लोगों को कास्ट से बाहर निकाल देते हैं, बट अदरवाइज देखा यह गया है कि कास्ट इज टोटली डिटरमाइंड बाय बर्थ, राइट, आप उससे रिमूव नहीं कर सकते। दूसरा, यहाँ पर ये देखा जाता है कि कास्ट इज इंडोगैमस। इंडोगैमस का मतलब होता है इंटरकास्ट मैरिज इज नॉट अलाउड। अगर फॉर एग्जांपल आप ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हो तो विद इन ब्राह्मण फैमिली ही शादी करोगे। अगर आप क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय से बिलोंग करते हो तो विद इन क्षत्रिय कास्ट आप उसी में शादी करोगे, राइट। उसके अलावा थर्ड थिंग इज कॉमनैलिटी इज नॉट अलाउड। कॉमनैलिटी इज नॉट अलाउड का मतलब कि आप किसी और कास्ट के साथ ना खाना खा सकते हो, ना फूड शेयर कर सकते हो, ना उठ सकते हो, ना बैठ सकते हो, तो वो सारी की सारी चीजें। यहाँ पर कास्ट सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज आपको देखने को मिलती थी, दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब आपके पास जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास थे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हायरार्की उन्हें सोशली स्ट्रेटिफाई किया जाता था। मतलब उनकी रैंक, उनका स्टेटस डिसाइड किया जाता था कि अगर आप ब्राह्मण हो तो आप टॉप पे आओगे, अगर आप शूद्र हो तो आप लोअर पेरीफेरी में आओगे, राइट। और ऐसा नहीं है इन कास्ट, मतलब इन वर्ना सिस्टम में जो आपके पास ये कास्ट है, चार कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके अंदर भी जो सब कास्ट आती है उनकी भी हायरार्की, रैंक, सब कुछ डिसाइडेड है। और यहाँ पर ये बोला जाता है कि हर एक जो कास्ट है उसका एक फिक्स प्लेस है एंड मोबिलिटी इज नॉट अलाउड, आप ऊपर नीचे नहीं जा सकते। सेगमेंटेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। सेगमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपने हर एक चीज को फिक्स किया हुआ है, हर एक कास्ट को, सब कास्ट को अपने एक रैंक में रखा हुआ है, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। देखिए, पहले जो कास्ट सिस्टम था, द कास्ट सिस्टम वाज इनिशियली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि आप अच्छा काम करते थे तो आप ब्राह्मण ही बन सकते थे, अगर आप अच्छा काम नहीं करते तो आपको शूद्र में भी डाल जा सकता। बट अब क्या है, इट इज टोटली ऑन द बर्थ, ठीक है। एंड इसीलिए देखा जाता है कि जो बोला जाता था एंशिएंट टाइम में कि एक लोहार का बेटा लोहार ही बनता था, ब्लैकस्मिथ का जो बेटा था ब्लैकस्मिथ ही बनता था, उसके पास कोई चॉइस नहीं था कि वो किसी और फील्ड में जा सके, उसके पास कोई चॉइस नहीं था कि वो कोई और ऑक्यूपेशन कर पाए। यहाँ तक समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए यार, अगर ये हायरार्की बनती है ना, जिसमें आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास हैं, तो इस हायरार्की की वजह से कुछ लोगों का फायदा भी होगा। जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, बहुत फायदा उठाया। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने एक्सप्लॉयटेशन फेस किया, राइट। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी इन स्टेटस की वजह से उनका जो स्टैंडर्ड है, उनका जो लाइफ सर्कमस्टांसेस है वो बदल गया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शायद लोअर कास्ट की वजह से उन्हें कुछ भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही थी, यहाँ तो क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक। अब देखिए, पूरा कास्ट सिस्टम को अगर आपको समझना है तो दो चीजों पर आप समझ सकते हो। द फर्स्ट इज सेट ऑफ प्रिंसिपल में समझ सकते हो। द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस एंड सेपरेशन। द सेकंड इज अदर होलिज्म एंड हायरार्की, ठीक है। अब देखिए, अगर आई एम इंडिविजुअल कास्ट, ठीक है, इंडिविजुअल कास्ट की खुद में कोई वैल्यू नहीं है, इंडिविजुअल कास्ट की खुद में कोई वैल्यू नहीं है, राइट। आपको वैल्यू कब मिलती है, आपको एग्जिस्टेंस कब मिलती है, जब you see the whole system, the whole full of caste, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आज के टाइम पे हिंदूज एंड मुस्लिम का चल रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिवीजन कैसे क्रिएट करती हैं कि भैया देखिए, आप माइनॉरिटी में हैं, ठीक है, तो आपको इनसे डरना चाहिए,
राइट। हिंदूज को क्या बोला जाता है कि देखिए ये माइनॉरिटी में है, अभी मेजोरिटी की तरफ जा रहे हो तो आपको डरना चाहिए। तो दोनों का जो एग्जिस्टेंस है, दोनों की जो लड़ाई है, वो एक दूसरे को लेकर ही क्रिएट की जा रही है, अकेले तो कोई वैल्यू नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है कि हर एक कास्ट अपने आप को दूसरे कास्ट से अलग दिखाने की कोशिश करता है। जो इंटरमिक्सिंग ऑफ कास्ट है, उस कास्ट इंटरमिक्सिंग ऑफ कास्ट को रोका जा रहा है। यहाँ पर वही चीज समझाइए कि सेपरेट कास्ट डू नॉट हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस, वो पूरा एक होल बॉडी के साथ आता है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, दूसरा जब हमने जाति के बारे में बात की थी, तो जाति में ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ कि जाति इज बेस्ड ऑन प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के, उस पर बिलीव करता है, ठीक है। और देखिए सिर्फ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन नहीं होता, सर्कल चलता है। अगर आप हायर कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी तो उन अपॉर्चुनिटीज को अगर आप यूटिलाइज करते हो तो आपकी इकोनॉमिक पावर इंप्रूव होगी। इकोनॉमिक पावर इंप्रूव होगी तो आपकी पॉलिटिकल पावर इंप्रूव होगी, मींस ओनली आप इंप्रूव तो हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर यार वही चीज समझाने की कोशिश की है कि ये जो हाई स्टेटस है, उन हाई स्टेटस की वजह से आपको मटेरियल पावर मिलती है, राइट। मटेरियल पावर की वजह से आपका सोशल स्टेटस इंप्रूव होता है। पहले क्या था कि मान लीजिए मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो आए दिन लोग प्रसाद देके चले जाते थे, या आए दिन लाइक सपोज की कोई मतलब दान पुण्य करके चला गया, राइट। तो पहले वो होता, तो पैसा अपने आप आता था, राइट। उसी तरीके से आज आप देख लो, अगर सोशल हायरार्की में आप अच्छी पोजीशन पे हो, ठीक है, जैसे अनिल अंबानी को पैसे मांगने, पैसे मांगने पड़े तो हर कोई देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि सोशल स्टेटस बना हुआ है। तो सोशल स्टेटस मटेरियल पावर को जन्म देता था, तो मटेरियल पावर यहाँ पे सोशल स्टेटस को जन्म देती थी, ठीक है। ये समझ में आ गया। और तीसरा जो सबसे लास्ट बोला गया है कि हर एक कास्ट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री होता है, हर एक कास्ट दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं करता। क्यों? बिकॉज उन्हें पता है कि पोजीशन फिक्स है और मूव नहीं हो सकता। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है वो पूछ सकता है, यहाँ तक कोई डाउट है? बोलिए। कास्ट और जाति एक ही होता है क्या? अलग अलग होता है मैम, बताया तो। जाति is based on the concept of purity and pollution. Okay. Holism, separation, caste is varna system, ठीक है। वर्ना कभी भी ये नहीं कहता था, राइट, कि जो पूरा ये सिस्टम है ये बर्थ के बेसिस पे, वो कहता था ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, बट जाति कहती है कि उसके बेसिस, प्योरिटी एंड पोल्यूशन के बेसिस पे। उसके अलावा अगर देखा जाए प्योरिटी एंड पोल्यूशन के बाद भी, तो जो आपने बोला कि होलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी राइट। जाति इज मोर लोकलाइज इन नेचर, रीजनल है, जबकि वरना एक ओवरऑल होता है, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट अगर आप बात करते हो, तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा है दैट इज कॉलोनिज्म एंड कास्ट। देखिए कई बार ना ऐसा लाइफ में आपके साथ होता होगा, कई बार आप जिस घर में, जिस सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी में आप इतने घुल मिल जाते हो कि ना आपको अपने डिफरेंसेस के बारे में पता होता है, ना जो सामने वाला पर्सन डिफरेंट है उसके बारे में पता होता है, राइट। जैसे अगर एग्जांपल दें स्कूल, राइट, स्कूल में किसी बच्चे को नहीं पता होता बचपन से कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, सी एस टी ओबीसी से, सब एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। बट जब 11th में या जब 10th में कैटेगरी में एक पर्सन लिखता है कि वो जनरल है, या एक पर्सन लिखता है कि वो एससी है, उस लिखने की वजह से ना डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। लिखने की वजह से डिफरेंसेस आने का मतलब कि जब आपको ये पता चल जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, देन यू स्टार्ट रिलेटिंग टू इट, यू स्टार्ट गिविंग आइडेंटिटी टू इट। सारी प्रॉब्लम पता है कब आनी शुरू हुई? सारी प्रॉब्लम आई थी जब सेंसेक्स होना शुरू, 1861 से सेंसस होना शुरू हुआ, 1872 में हुआ सबसे पहले, 1881 में परफेक्ट तरीके से चल रहा था। 1901 में जो सेंसेक्स हुआ था, जिसको हर्बर्ट रिजले ने किया था, उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की ऑन द सोशल हायरार्की ऑफ कास्ट। जब आप लोगों से पूछते हो कि भैया हायरार्की वाइज कास्ट में कौन टॉप पे कौन बॉटम में, भैया मैं तो अपने आप को टॉप पे बताऊंगा ना,
यहाँ से प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। अभी तक जो पूरी सोसाइटी थी वो सब एक साथ घुल मिल के रहते थे, राइट। बट जब ये हर्बर्ट सिजले ने ये करेक्शन करना शुरू किया तो हर एक कास्ट ने अपने आप को सुपीरियर बताना शुरू किया, हर वो एक्शन लेना शुरू किया जिसमें वो प्रूव कर पाए कि हम आपसे सुपीरियर हैं। ये समझ में आया ना? सवाल ये उठता है कि ब्रिटिशर को इस कास्ट सिस्टम को समझने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप मतलब हमारी पहली क्लास हुई थी तो मैंने आपसे बहुत सारे सवाल किए थे, सवाल इन द सेंस कि आप मैंने बहुत सारे सवाल किए थे, ठीक है। मैंने बहुत सारे सवाल किए थे लाइक कि आपकी हॉबीज क्या है, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, क्या करते हो। तो अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हो, किसी को गवर्न करना चाहते हो, तो उसके बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता चलता है कि आपको कोई चीज नहीं पसंद तो मैं जानबूझ की चीज को नहीं बोलूंगा ना, राइट। मुझे अगर लगता है कि लेट्स सपोज कि अदीजा यूपी से बिलोंग करती है और यूपी वाले यूपी के खिलाफ बोलने पे आप चिढ़ जाते हो तो मैं क्यों बोलूंगा, ठीक है। तो देखिए अगर किसी को गवर्न करना है, किसी को कोई चीज सिखानी है तो उसके लिए सबसे पहले उस पर्सन के बारे में पता होना चाहिए। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, ब्रिटिशर ने यहाँ पर उस पूरे सिस्टम को, कास्ट सिस्टम को समझने की कोशिश की। क्यों? बिकॉज उनका मानना ये था कि अगर आप गवर्न करना चाहते हो उन लोगों को तो इनके बारे में पता होना चाहिए, पहला। और ब्रिटिशर के जो मतलब आप कह सकते हैं एंथोलॉजिस्ट थे, उनके लिए क्यूरियोसिटी थी ना कि भैया ब्रिटेन में तो नहीं होता ये सब, राइट। ब्रिटेन में तो क्लास सिस्टम चलता है, क्लास है। यहाँ कास्ट सिस्टम अगर उन्हें नया देखने को मिला, राइट, तो वो सब चीजों को समझना चाहते थे। उन्होंने नई नई मेथोडोलॉजी निकाली, उन्होंने कस्टम, मैनर, इन सब चीजों को समझने की कोशिश की कि किस तरीके से हम इस पूरे के पूरे इंडिया को गवर्न कर सकते हैं, राइट। ठीक है। तो देखिए कास्ट सिस्टम जो अभी तक हमने समझा वो हमने कैसे समझा, हमने ये देखा कि पास्ट में कैसा था, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड में कैसा था, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न टाइम में कैसा था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का? अद्रिजा आपको यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब देखिए अगर आप इंस्टीट्यूशन की बात करते हो, राइट, अगर आप कॉलोनियल स्टेट की बात करते हो, कॉलोनियल स्टेट ने कुछ इंस्टीट्यूशंस को बदलने की कोशिश की। इंस्टीट्यूशंस को बदलने की कोशिश का मतलब क्या होता है कि पहले क्या होता था, वी हैव दिस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, वी हैव ब्राह्मण, वी हैव क्षत्रिय, वी हैव वैश्य, वी हैव शूद्र, राइट। मोस्टली ये ज्यादा लैंड ओन करते थे, मैं मान लेता हूँ इन्होंने लैंड ओन, ठीक है। सो दे आर द लैंड ओनिंग क्लास, या ये लैंड ओनिंग क्लास है या ये लैंड ओनिंग क्लास है, ठीक है। अभी तक गांव में अगर कोई राजा महाराजा है जो क्षत्रिय क्लास है, अगर उसके पास जमीन है, वो जमीन अपनी ग्रो करवा रहा है, लेबर को एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, तो सब कुछ सही है क्योंकि वो सिस्टम का एक पार्ट बना हुआ है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर तब आई जब ब्रिटिशर ने इस लैंड ओनिंग सिस्टम को रिकॉग्नाइज कर दिया। रिकॉग्नाइज करने का मतलब उन्होंने मान लिया कि क्षत्रिय, अगर आप क्षत्रिय हैं, राइट, तो ये जमीन आपकी है, ठीक है। अगर आप मान लेते हो कि ये जमीन आपकी है या ये जो एरिया है वो आपका है, तो आपको एक प्रिविलेज मिल गया ना, ठीक है। तो आपको एक प्रिविलेज मिल गया, उस प्रिविलेज के अंदर आपके पास एक डिस्क्रिप्शन आ गया कि आप बाकी कास्ट को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो वहां पर वही चीज समझाने की कोशिश की है। तो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था, राइट, उसने एक लीगल रिकॉग्निशन दे दिया कस्टमरी कास्ट बेस्ड राइट ऑफ द अपर कास्ट। अब जब आपने अपर कास्ट को दिया, उसके अलावा आपने इरिगेशन फैसिलिटी, एग्रीकल्चर, इन सब में पैसा इन्वेस्ट किया, तो उनके पास पैसा आएगा, उनके पास पैसा आएगा, डिफरेंसेस और बढ़ेंगे। जब डिफरेंसेस और बढ़ेंगे तो इसकी वजह से लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखो ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर ने काम नहीं किया। ब्रिटिशर ने 1935 आते आते इनके अपलिफ्टमेंट के बारे में काम करना शुरू किया था, एंड दैट्स द रीजन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था उसमें शेड्यूल वर्ड मेंशन था। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट, ठीक है। भैया ये जो कास्ट है, दीज कास्ट आर डाउनवोटेड कास्ट, बिकॉज दीज कास्ट आर डाउनवोटेड कास्ट, इसीलिए हमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बोल रहे हैं, जो अनटचेबल था, बाकी चीजें देखते हो। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए
अब देखिए हम बात करते हैं कास्ट इन द प्रेजेंट। 1947 में या उससे पहले जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को कास्ट सिस्टम समझ में आया था तो उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, राइट। कास्ट सिस्टम एंशिएंट टाइम से ही आप प्रोटेस्ट करते हैं, जो आपके गौतम बुद्ध, जैनिज्म ये सब बिलोंग करते थे, उन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी। बट मिड 90s में जो आप ये कह सकते हो जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। जैसे कि अगर आप लोअर कास्ट की बात करते हो तो यहाँ पर जो ज्योतिबा फुले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, राइट, नारायण गुरु हैं, इन सभी लोगों ने साउथ में कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी शुरू किए थे, कास्ट प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स लाने शुरू किए थे। अगर आप गांधी की बात करते हो, गांधी ने और कांग्रेस ने एंटी अनटचेबिलिटी प्रोग्राम भी चलाया था, बहुत सारे धरना भी दिए थे और इन्होंने ही अनटचेबल्स को हरिजन कहा था, ठीक है, तो चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। यहाँ तक समझ में आ गया मैम? और देखिए पूरी लड़ाई का जो मेन मकसद था वो ये प्रूफ करना था कि जो अनटचेबिलिटी है, राइट, ये जो पूरा का पूरा जाति सिस्टम है, दिस इज अ सोशल इविल। ठीक है, जब लोगों गांधी से पूछा गया एक बार कि भैया ये आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हो क्यों कर रहे हो, ठीक है, या मतलब क्यों रिफॉर्म लाना चाहते हो, तो गांधी ने बोला ये जो अनटचेबिलिटी है ये सोशल इविल है, ठीक है, और ये जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो ब्रिटिशर है, उन्होंने डिप्लॉय किया है कि वो हिंदू सोसाइटी के अंदर भी डिफरेंसेस क्रिएट कर पाए। ठीक है, उन्होंने बोला गुप्ता इससे पहले तो एग्जिस्ट नहीं करता था, ये सब गुप्ता इससे पहले तो एग्जिस्ट नहीं करता था ना, ये आपका अनटचेबिलिटी। अगर उसके बाद आया है इट मींस आप खुद लेकर आए हो। अगर जिस प्रॉब्लम को आपने खुद क्रिएट किया है तो सॉल्व भी तो आप ही करोगे, ठीक है। नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि किस तरीके से आप अनटचेबिलिटी को खत्म कर सकते हो। तो अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए, जैसे आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट अबॉलिशमेंट ऑफ कास्ट सिस्टम या अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट। तो उसके अलावा भी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 कुछ ऐसे आर्टिकल्स की बात करता है जिसमें आपने कास्ट सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश की है, राइट, कास्ट सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की है। बट यार गवर्नमेंट जो थी वो कास्ट सिस्टम को खत्म करना चाहती थी या इक्वालिटी प्रोवाइड करना चाहती थी? अब प्रॉब्लम ये था कैसे करें, राइट। गवर्नमेंट ने एक बात सोची, गवर्नमेंट ने बोला मान लो, ठीक है, अगर हम कास्ट ब्लाइंड मैनर में काम करते हैं, गवर्नमेंट ने बोला मान लीजिए हम कास्ट ब्लाइंड मैनर में काम करते हैं। कास्ट ब्लाइंड मैनर में काम करने का मतलब, अगर मैं कोई पॉलिसी बना रहा हूँ, अगर मैं कोई प्रोग्राम निकाल रहा हूँ, तो उसमें मैं किसी भी पर्सन की कास्ट नहीं देखूंगा, ठीक है। तो यार धीरे धीरे जो कास्ट का इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा, लोग अपने आप को कास्ट से रिलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है उसका फायदा उनसे तो मिल नहीं रहा कास्ट से, तो धीरे धीरे ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बट उन्होंने मतलब ये समझने की कोशिश नहीं की कि जिन लोगों को पहले एडवांटेज मिल चुका है वो तो आज भी प्रिविलेज पोजीशन में। इतना समझ में आ गया, राइट। तो एक्सेप्ट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, गवर्नमेंट ने बोला कि जब भी वो कोई गवर्नमेंट जॉब निकालेगी तो उसमें किसी भी तरीके का कास्ट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक चीज और देखो कि जब प्राइवेट इंडस्ट्रीज आई, ठीक है, जब ये अर्बनाइजेशन आना शुरू हुआ, अर्बनाइजेशन में प्राइवेट इंडस्ट्रीज आने की वजह से लोगों का एक दूसरे से जो मिलना जुलना है वो इंक्रीज हुआ, राइट। सोशल मोबिलिटी बहुत इंक्रीज हुई। इस सोशल मोबिलिटी के इंक्रीज होने की वजह से इसने कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम को थोड़ा बहुत नलीफाई करने की कोशिश की है। कास्ट सिस्टम जो इतना स्ट्रिजेंट हो चुका था उसको खत्म करने की कोशिश की है, राइट। बट यहाँ पर पता है देखा यह गया कि इवन दो अर्बनाइजेशन में भी आपको कास्ट हायरार्की को खत्म करने की बात बोली जाती है, राइट, कि अर्बनाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, तो उसकी वजह से शायद कास्ट सिस्टम खत्म हो जाए या शायद कास्ट सिस्टम थोड़ा बहुत बदल जाए।
यहाँ देखा ये गया कि जब आप प्राइवेट इंडिविजुअल की बात करते हो ना, प्राइवेट इंडिविजुअल्स में भी आपको या प्राइवेट कंपनीज में भी आपको ये कास्ट सेग्रीगेटेड पैटर्न ये देखने को मिलता ही है। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। मान लो मान लेते हैं कि मैं किसी ऐसी पोजीशन पे हूँ, ठीक है, मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, राइट। क्योंकि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, मुझे किसी पर्सन ने बोला भैया जॉब लगवा दो और मेरी कंपनी में वैकेंसी है, तो मैं उस पर्सन की जॉब लगवाऊंगा जो मेरी कास्ट से बिलोंग करता है। ठीक है, मैं क्यों दूसरी कास्ट के लोगों को प्रमोट करूंगा, राइट। एंड इसीलिए कैडर बनने शुरू हो गए थे, कार्टेल बनने शुरू हो गए थे, जो यहाँ पर वही चीज समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें ये लगता था कि अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाएंगे, हमें ये लगता था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मेरिटोक्रेसी आएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, राइट। तो हर एक फ्लोर पे या हर एक लेवल पे आपको एक कास्ट कार्टेल देखने को मिलता था, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर कास्ट ही उस एरिया में डोमिनेट करता था। यहाँ तक समझ में आ गया, राइट। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर आप बात करते हो जो हमारा कल्चर है, डोमेस्टिक स्पेयर है, कल्चर एंड डोमेस्टिक स्पेयर कास्ट सिस्टम को लेकर बहुत स्ट्रांग है। एग्जांपल दिया तो इंडोगैमी, कुछ जगहों पर आज फ्लेक्सिबल हुआ है कि ब्राह्मण की शादी क्षत्रिय से या वैश्य से हो जाती है, बट लोअर कास्ट में तो अभी भी नहीं होती। ठीक है, तो इंटर कास्ट मैरिज तो वैसे भी अलाउड नहीं होती, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया मैम। तो कुछ जगहों पर अगर आप अपर कास्ट टू अपर कास्ट की बात करते हो तो वहां पर पॉलिसीज थोड़ी पोरस हुई है, बट अगर आप लोअर कास्ट के रिस्पेक्ट में बात करते हो तो वहां पर आज भी जो पॉलिसीज हैं बहुत स्ट्रिजेंट है। जी कुछ बोलना चाह रही है मैम रिजा? कुछ बोलना चाह रही है? नो सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। इतना समझ में आ गया? हाँ। अब देखो यार, अगर इंडिया के पॉपुलेशन कंपोजिशन को समझने की कोशिश करो तो ब्राह्मण इनका नंबर बहुत कम है, 5% से 10%, राइट। अगर आप लोअर कास्ट की बात करते हो, SC ST की, तो इनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। क्योंकि इनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है और डेमोक्रेसी इज मेजॉरिटी रूल। डेमोक्रेसी मेजॉरिटी रूल होता है। डेमोक्रेसी मेजॉरिटी रूल होने का मतलब कि यहाँ पर डिसीजन किसका चलता है? मेजॉरिटी होता है। मेजॉरिटी में कौन है? SC ST, राइट, या जो लोअर कास्ट के लोग हैं। तो यार यहाँ पर ये बोला गया कि लेटर ऑन इन लोगों को अपने फायदे के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, सेंटर टू द इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स, राइट। आज भी जब मायावती, मतलब मायावती ने 1984 के अंदर, नॉट मायावती, काशीराम ने जब बनाया था तो उस टाइम पता है एक डायलॉग चलता था, तिलक तराजू और तलवार जूते मारो उनको चार। तिलक ब्राह्मण, तराजू वैश्य, तलवार क्षत्रिय। तिलक तराजू और तलवार जूते मारो उनको चार। इट मींस बिकॉज वी आर इन द मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाइज, तो हमें रूल करने का मौका मिलना चाहिए रेदर देन कि जो ये टॉप क्लास के लोग हैं वो करें। और आज भी अगर देखें तो कास्ट बेस्ड सेंटिमेंट्स, राइट, मायावती जितने भी इलेक्शन रैलीज में जाती थी पहले, वो ओपनली वही कहती थी कि आप नहीं चाहते कि दलित की बेटी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन लाना चाहते हो आप, राइट। अब पता है प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स क्यों हो गई? बिकॉज इस कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन को हर एक पार्टी यूटिलाइज करना चाहते हैं। बीजेपी वाले भी, मोदी साहब भी आके बोलते हैं कि मैं पिछड़ा हूँ, देखिए। समाजवादी पार्टी वाले भी आके बोल देते हैं कि हम यादव से बिलोंग करते हैं, ओबीसी है। तो इस तरीके के जो कास्ट बेस्ड सेंटिमेंट्स हैं, जो कास्ट कैलकुलस है, वो बहुत टफ होता जा रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए कास्ट सिस्टम को, अपने जब कास्ट सिस्टम का ये बैकग्राउंड समझा तो कास्ट सिस्टम में कुछ नए नए कॉन्सेप्ट आने शुरू हुए, या जो सोशलॉजिस्ट थे उन्होंने अलग अलग तरीके से इस कास्ट सिस्टम को समझना शुरू किया। जैसे देयर इज अ सोशलॉजिस्ट जिनके बारे में अद्रिजा पढ़ चुकी है, MN श्रीनिवास। MN श्रीनिवास ने दो कॉन्सेप्ट दिए। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ संस्कृताइजेशन एंड द सेकंड इज डोमिनेंट कास्ट। देखिए संस्कृताइजेशन का मतलब क्या होता है? संस्कृताइजेशन इज विद रिस्पेक्ट टू द लोअर कास्ट। ठीक है, लोअर कास्ट इन द सेंस, आप लोगों ने शायद एक गाना सुना होगा, ठीक है, नॉट डायरेक्टली अप्लाई टू दिस पार्ट, बट मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ।
राज कपूर का एक आई गेस नॉट राज कपूर, हाँ रशाद, दिलीप कुमार का एक गाना है, फला मैं तो साहब बन गया, ये बूट मेरा देखो, सूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। अच्छा, अगर आप लोगों ने देखा हो तो आज मतलब इंडिया में ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट को कॉपी करने की कोशिश होती है, भैया जी, ठीक है, राइट, साउथ दिल्ली में तो खास कर। तो द फैक्ट इज, जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिन पर्सन को आप सुपीरियर समझते हो ना, उनको आप कॉपी करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब एक बार अगर आपने उनको कॉपी करना शुरू किया और आप कॉपी करते करते आप उनकी तरह, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका बात करने का तरीका, रहने का तरीका उनके जैसा हो गया, तो उनमें और आपको कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो इस हायरार्की में ऊपर आना चाहते थे, क्योंकि वो इस हायरार्की में ऊपर आना चाहते थे, एंड इसीलिए वो संस्कृताइज हो रहे थे। ठीक है, संस्कृताइज का मतलब वो उन्हीं सब चीजों को यूज कर रहे थे, उन्हीं रिचुअल्स को, उन्हीं प्रैक्टिसेस को यूज कर रहे थे जो अदरवाइज अपर कास्ट के लिए कन्फाइंड था। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट परसेप्शन जो दिखाने की कोशिश की गई है। सेकंड, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, जो अभी रिसेंटली रिसर्च हुई थी, उनका मानना ये है कि ये जो वो सेक्रेट थ्रेड पहनते हैं, जो वेजिटेरियन बन रहे हैं, या जो अपर कास्ट की पार्टीज को या अपर कास्ट के जो कल्चर उनको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इट डज नॉट मीन कि वो उनकी तरह बनना चाहते हैं, राइट? इट डज नॉट मीन कि वो उनकी तरह बनना चाहते हैं। इट इज बिकॉज यू डिनाइड देम इन द पास्ट, क्योंकि आपने ना पास्ट में डिनाई किया था, एंड दैट्स द रीजन वो आज इस चीज को एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि फ्री इंडिया है, ठीक है, कौन रोकेगा, राइट? तो इसको एम एन श्रीनिवास को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपने आप को संस्कृताइज करके ऊपर आना चाहते हैं, उनकी कल्चर प्रैक्टिसेस को एंजॉय करके। इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि ये वो लोग हैं क्योंकि उनको पहले नहीं मिला, तो वो सब चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो उन्होंने बताया, दैट इज डोमिनेंट कास्ट। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग, देखिए डोमिनेंट कास्ट को अगर आप समझने की कोशिश करो तो डोमिनेंट कास्ट कुछ इस तरीके से काम करता है कि आपको पता है कि पहले राजा महाराजा होते थे, ठीक है, और आप जमींदार कह सकते थे। जमींदार के नीचे आपके बिग फार्मर काम करते थे, बिग फार्मर के नीचे आपके पीजेंट्स थे, ठीक है, पीजेंट्स के नीचे आपके शेयर क्रॉपर्स हैं और लैंडलेस लेबर्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर था रूरल एरिया का। ब्रिटिशर ने इन्हें जमींदार बना रखा था। ये मोस्टली वो लोग होते थे शहर में रहते थे, तो इनका कोई पर्सनल बॉन्ड, कोई पर्सनल टच नहीं था। ठीक है, नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया, जब इंडियन गवर्नमेंट पावर में आई, जब आईएनसी कांग्रेस आई, तो दे कॉल्ड फॉर अबॉलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम। अबॉलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम का मतलब कि आपने जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया। जैसे ही आपने जमींदारी सिस्टम को खत्म किया, इनसे जितनी भी लैंड होल्डिंग थी वो किसके पास आ गई? बिग फार्मर्स के पास। तो ये बिग फार्मर्स भी खुद कल्टीवेट नहीं करते थे, वो भी किसी से करवाते थे, ठीक है, पीजेंट से, शेयर क्रॉपर से, लैंडलेस लेबर से, वो भी करवाते थे। बट हुआ क्या कि सारी की सारी लैंड किसके पास आ गई? इनके पास। अब लैंड इज रिसोर्स, इस रिसोर्स की वजह से इनकी इकोनॉमिक पावर बढ़नी शुरू हुई, इकोनॉमिक पावर बढ़ने की वजह से इनकी पॉलिटिकल पावर बढ़नी शुरू हुई, ठीक है, तो दे बिकम पॉलिटिकली डोमिनेंट, एंड इसीलिए दे वर कॉल्ड द डोमिनेंट क्लास। ठीक है, ये समझ में आ गया? और आज भी ये डोमिनेंट क्लास जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? जब 2017 में यूपी का इलेक्शन हो रहा था, ठीक है, तो यूपी के इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ इज नॉट द फेस ऑफ बीजेपी, बीजेपी के फेस नहीं थे। बीजेपी के जब इलेक्शन को जीते तो दो लोगों का नाम आ रहा था, एक मनोज सिन्हा थे, ठीक है, मनोज सिन्हा का नाम इसलिए आ रहा था क्योंकि वो भूमियार है, ठीक है, भूमियार इज अगेन अ डोमिनेंट क्लास, ठीक है। आप हरियाणा में जाते हो, हरियाणा में यू विल फाइंड जाट, जाट का डोमिनेंस क्यों? भैया जमीन बहुत है उनके पास, और वो बोलते हैं मैं उसमें ओबीसी में डालो, राइट? तो सवाल ये है जो यहाँ पर समझने की कोशिश हो रही थी कि आज भी इन लोगों का बहुत बड़ा डोमिनेंस है। मराठा रिजर्वेशन की बात हो रही है, वो लोग थे जो डोमिनेंट थे, पाटीदार जो पटेल आरक्षण मांग रहे थे, ये वो लोग थे जो डोमिनेंट कास्ट के अंदर आते थे, ठीक है। आई गेस इतना समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है साहब। पता है आज अगर आप बात करो तो जो अपर कास्ट के लोग हैं ना, उनके लिए कास्ट बिकम इनविजिबल,
अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए आज कास्ट इनविजिबल हो चुका है, नजर नहीं आता। ठीक है, इफ आई बिलोंग फ्रॉम द अपर कास्ट, मुझे नहीं फर्क पड़ता मैं किस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, क्षत्रिय हो वैश्य, नहीं फर्क पड़ता। तो अब जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए जो कास्ट सिस्टम है वो इनविजिबल हो चुका है। इनविजिबल क्यों हो चुका है? बिकॉज उनको फायदा मिल चुका है ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जो पहले अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है, उनके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस थे। उन प्रिविलेजेस की वजह से उनको एजुकेशन मिली, अच्छी एजुकेशन मिली। अच्छी एजुकेशन मिलने की वजह से उनको अच्छी जॉब मिली। अच्छी जॉब मिलने की वजह से उनका स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ। स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ, अपने बच्चे की एजुकेशन पे स्पेंड कर सकते थे। 2-3 जनरेशन के बाद, क्योंकि आपने इस टाइम पे आपकी 2-3 जनरेशन पहले प्रिविलेजेस यूज हो चुके हैं, तो आज आप जिस स्टैंडर्ड पे हो, आज जो आप लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय कर रहे हो, उस लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको लगता है दिस इज ऑल बिकॉज यू डिजर्व इट, राइट? ठीक है, क्योंकि जब आपने नहीं पढ़ा होगा वैसे, जब स्टेट गवर्नमेंट ने इको है आपके पास नहीं, तो जब एलपीजी की पॉलिसी आई थी, राइट, या जब गवर्नमेंट ने डिफरेंट मशीनरी को इंप्रूव करना शुरू किया, जब गवर्नमेंट कास्ट ब्लाइंड तरीके से काम कर रही थी कि हम कास्ट नहीं देखेंगे, भैया आप ऑलरेडी एक एडवांटेजेस पोजीशन में थे, राइट? समझ में आ गया? क्योंकि आप ऑलरेडी एक एडवांटेजेस पोजीशन में थे, तो आपने कभी भी कोई कंपटीशन क्रिएट ही नहीं होने दिया। जबकि अगर आप लोअर कास्ट की बात करते हो, ये वो लोग थे, राइट, जिन्होंने इन एडवांटेजेस जो पोजीशंस थी, उन पोजीशंस को एंजॉय नहीं किया था। एंड आज उनके लिए अपार्ट फ्रॉम ऑल द आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो उनको वजूद देता है। ठीक है, वो उनका एक ऐसा कैरेक्टर एसेट है, वो उन्हें ये बताता है कि उन्होंने किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। देखो यार, ऐसा नहीं है कि जो अपर कास्ट के लोग थे, अपर कास्ट अपने आप में भी डिफरेंशिएटेड ग्रुप है। ठीक है, बहुत अपर कास्ट के लोग बहुत अमीर होते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, वही सब चीजें। ऐसे सर लोअर कास्ट में भी है, लोअर में भी सर बहुत सारे अमीर हैं। हाँ, लोअर में भी जो बहुत सारे अमीर और लोअर में ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही वही है, डिफरेंशिएटेड ग्रुप तो हर जगह आई। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, तो एक बार ये ट्राइबल वाला खत्म करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है कि फैमिली तो हम पढ़ चुके हैं। देखिए हमारे सामने जब ये वर्ड आता है ना ट्राइब, डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। जब हम ट्राइबल पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है, तो जब ये ट्राइबल पॉपुलेशन हमारे सामने आता है तो बहुत इमेजेस आनी शुरू हो जाती है, जैसे प्रिमिटिव है कोई इंसान, ठीक है, एजुकेशन नहीं है, रिलेटेड टू फॉरेस्ट है। एग्रीजा मैम, जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ ट्राइब्स, आपके दिमाग में क्या क्या पिक्चर आती है? सर ट्राइबल मतलब जो माइग्रेट करते रहते हैं एक जगह, वो नोमैडिक होते हैं, वो एक एरिया से दूसरे एरिया मूव करते रहते हैं, वो नोमैडिक पीपल है। सर ट्राइबल वो होते हैं जिनका कॉमन लैंग्वेज होता है और एक ही हैबिटेशन होता है, मतलब तो आइडली स्पीकिंग, कई बार कुछ चीजों को, राइट, कि वो क्या है उस तरीके से आप डिफाइन नहीं कर सकते। सेम अगर आप ट्राइब्स की बात करो, ट्राइब्स बोलते ही हमारे दिमाग में बहुत सारी पिक्चर आती है, हम उनको डिफाइन नहीं कर सकते। हम उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्या नहीं है? ठीक है, ट्राइब्स को हमेशा इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि वो क्या नहीं है, रेदर देन वो क्या है। वो ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई भी रिटन टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, मतलब वो रिलीजन फॉलो करते हैं बट उनका अपना रिलीजन, नेचर वर्शिप करते हैं, उनके पास कोई भी वेदास, कोई भी रिटन टेक्स्ट नहीं है, पहला। दूसरा, वो किसी भी स्टेट या पॉलिटिकल फॉर्म को बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते, वो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी में बिलीव करते हैं कि हम सब साथ में रहते हैं, राइट? उनका सोशल हेमिस्फीयर या सोशल स्फीयर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इंडिविजुअल स्फीयर। ठीक है, इनके यहाँ पर कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता, राइट, और ना ही अपने आप को हिंदूज मानते हैं, ना ही पीजेंट्स मानते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया मैम? यस सर। और ट्राइब, देखिए ये जो टर्म है ना ट्राइब वाला, ये कॉलोनियल एरा के अंदर आया था। ठीक है,
अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी की बात करूं तो यहाँ पर द फर्स्ट इज योर परमानेंट ट्रेड। दो तरीके के ट्रेड्स होते हैं, एक होता है आपका परमानेंट ट्रेड, दूसरा होता है एक्वायर्ड ट्रेड। परमानेंट ट्रेड जो कि आपको मिला है, ठीक है, जैसे आप क्या लैंग्वेज बात करते हैं, किस लैंग्वेज में बात करते हैं, ये परमानेंट है, ठीक है। सेम आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, राइट, आप किस इकोलॉजिकल हैबिटेट से बिलोंग करते हैं, वो सारी चीजें, दैट इज परमानेंट ट्रेड। इंडिया में अगर आप 85% पॉपुलेशन की बात करते हो, 85% ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करते हो, तो मैक्सिमम मिडिल इंडिया में रहते हैं। मतलब आपका मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, हाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ झारखंड, पूरा ट्राइबल एरिया ही है, राइट। इनफैक्ट अगर आप लोगों ने एक एक्ट सुना होगा, SC/ST एक्ट सुना, एक एक्ट है SC/ST एक्ट। जब आप MPPCS का पेपर देने जाते हो, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस यूनियन का कमीशन का पेपर देने जाते हो, उसमें अराउंड 20 क्वेश्चन SC/ST एक्ट से आते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है कि अराउंड 85% जो पॉपुलेशन है ट्राइब्स की, वो मिडिल इंडिया के अंदर रहती है, ठीक है। जो बचे हुए हैं, राइट, जो बचे हुए 15%, उसमें 11% आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर रहते हैं, और जो बाकी 3 से 4% बचे हुए हैं वो पूरे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करो, नॉर्थ ईस्ट में आसाम वाले एरिया को अगर छोड़ दिया जाए तो मोटा मोटी हर एक एरिया के अंदर जो आपको ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, दिस इज मोर देन 30%। कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, यहाँ पर जो ट्राइबल की पॉपुलेशन है वो 60 to 95% तक पहुंच जाती है, राइट, अपने आप में बहुत बड़ा है, राइट। पूरे इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब अगर स्टेट वाइज बात करो तो कुछ स्टेट को छोड़कर, ठीक है, जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उनकी जो पॉपुलेशन है 12% से कम ही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया मैम? ठीक है, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज को आप 4 तरीके से डिवाइड करते हो, ठीक है। पहला इज इंडो आर्यन, ठीक है। देखो यार एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, इंडिया में ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन आई है, राइट, बोला ये जाता है कि दे आर माइग्रेंट्स, राइट। अगर आप द्रविडियन वाले एरिया को छोड़ दो, ये जो द्रविडियन है ये ट्रू ट्राइब्स माना जाता है, बाकी जो ट्राइब्स हैं वो इंडिया में कहीं ना कहीं से माइग्रेट हुई है। जैसे कि अगर आप इस मिडल ईस्ट से या वेस्ट एशिया से बात करते हो तो यहाँ पर कौन आए थे, आपके आर्यंस, ठीक है। तो वो जो ट्राइब्स थी उन्हें आपने इंडो आर्यंस बोला, राइट। जो चाइना की तरफ से आए थे उनको आपने क्या बोला, तिब्बत बुरान। जो ऑस्ट्रेलिया के साइड से आए थे, ठीक है, उन्हें आपने बोला ऑस्ट्रिक, राइट। जो आपके नेटिव थे दैट इज अ द्रविडियन, ठीक है। आज अगर देखा जाए तो इंडिया में अगर मैं इंडो आर्यन और द्रविडियन की बात करता हूँ तो ये 1% है, ठीक है, और अगर बाकियों की बात करूँ तो वो 3% है, राइट। अगर आप फिजिक की बात करते हो, ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हो, तो अगेन ये काफी मतलब 4 से 5 टाइप्स में आते हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज योर नेग्रोइट, ठीक है। आपने निग्रोज देखे जो ब्लैक पीपल का यूनिट बोलते हैं, राइट। तो अगेन दैट्स अगेन अ ट्राइब। ऑस्ट्रोलाइट जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग होकर आए थे, मंगोलाइट जो आपका चाइना से मंगोल वाले रीजन से आए थे, द्रविडियन जो इंडिया के कोर से बिलोंग करते थे, नारियन जो आपका सब वेस्ट एशिया से मूव करके आए थे, राइट। ऐसे अगर आप ओवरऑल ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करते हो तो इंडिया में इनकी पॉपुलेशन इज 8.6%, ठीक है। 2011 के डेटा के हिसाब से इनकी जो पॉपुलेशन है वो 8.6% है, जो सबसे बिगेस्ट ट्राइब है। जैसे आपके गोंड हो गए, आपके लेट्स सपोज कि संथाल्स हो गए, आपके मुंडाज हो गए, राइट। तो ये वो लोग हैं जो डोमिनेट करते हैं। अगर आप अंडमान निकोबार पे जाते हो वहां पर तो बहुत कम है, ठीक है, मतलब कुछ 100-200 होंगे, राइट। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि एंडेमिस आइसलैंडर, इनका नंबर ही 100-200 तक बचा हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम फैक्ट इज एक्वायर्ड ट्रेड। एक्वायर्ड ट्रेड एक ऐसी चीज है जो आपने एक्वायर की है, ठीक है, और इस एक्वायर करने के फेज में, मतलब इस पूरे टॉपिक को आप 2 तरीके से पढ़ते हो। पहला मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, और दूसरा कि आप हिंदू हो कि नहीं।
क्योंकि देखो, फर्स्ट इज योर मोड ऑफ लाइवलीहुड, द सेकंड इज इनकॉर्पोरेशन इनटू द हिंदू सोसाइटी। हिंदू सोसाइटी का मतलब, अब सबसे पहले हम लाइवलीहुड की बात करते हैं। देखिए, जब आप लाइवलीहुड की बात करते हो तो ट्राइबल पॉपुलेशन जैसी हमारे दिमाग में आता है, हम रिलेट करना शुरू करते हैं फॉरेस्ट से। ठीक है, फॉरेस्ट है, ट्राइबल पॉपुलेशन के लोग हैं, पेड़ों से सामान लेते हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीजें करते हैं। तो यहाँ पर ये देखा गया, ठीक है, कि मेजरली इनका काम क्या होता है, फिशरमैन, फूड गैदरर, हंटर, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, ये सब काम करते हैं। बट अगर आप हिंदू सोसाइटी की बात करो, हिंदू सोसाइटी में जो सबसे लोएस्ट पेरिफेरी में भी है वो पीजेंट्री का काम करता है, पीजेंट है। ठीक है, तो कैसे आप रिलेट कर सकते हो, कैसे रिलेट कर सकते हो? या तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो अदरवाइज हंटिंग, गैदरिंग, इन सब कामों में लगी हुई है, उसको शिफ्ट करो। ठीक है, तो द थिंग जो यहाँ पर बोली गई, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एसिमिलेशन। डिग्री ऑफ एसिमिलेशन का मतलब कि आपको उन्हें किस तरीके से हिंदू सोसाइटी में एसिमिलेट करना है, हिंदू सोसाइटी में आप किस तरीके से उन्हें लेकर आओगे। राइट, देखो, जो ट्राइबल पॉपुलेशन के लोग हैं, ठीक है, और जो हिंदू ट्रेडिशन के लोग हैं, उनका, उन दोनों का परसेप्शन अलग है। ठीक है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन के लोग हैं उनका मानना ये है कि जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स को ये लगता है कि यार हमारा स्टैंडर्ड या हमारा उनके साथ एसिमिलेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि हम हिंदुज्म को या जो हिंदू सोसाइटी है उसको कितना फेवर करते हैं या कितना उसके अगेंस्ट में। राइट, हिंदू सोसाइटी वाले लोगों का मानना ये है, जो मेन स्ट्रीम लोग थे उनका मानना ये है कि हम ट्राइब्स को अलग से नहीं देखते। ट्राइब्स को अलग से नहीं देखने का मतलब कि भैया जो हायरार्की बनी हुई थी ना, उस हायरार्की में ऑलरेडी ट्राइब्स इंक्लूडेड थे। ठीक है, ऑलरेडी ट्राइब्स इंक्लूडेड थे, जैसे राजपूत। अब मुझे एक बात बताओ, राजपूत को आज आप क्षत्रिय मानते हो, ठीक है, किसी जमाने में वो ट्राइब्स हुआ करते थे, हमने उन्हें रैंक दी ना, किसी को हायर रैंक दी, किसी को लोअर रैंक दी, बट हम रैंक दे रहे हैं। अगर हम रैंक दे रहे हैं, इट मींस ट्राइब्स जो है वो ऑलरेडी हिंदू सोसाइटी के पार्ट थे। अब क्योंकि वो हिंदू सोसाइटी के पार्ट थे तो उन्हें एसिमिलेट करना जरूरी है। ठीक है मैम, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? हेलो, यहाँ तक समझ में आ गया? बोलिए। यस सर। बस मैम 4 पेज और है एंड फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पढ़ने वाले हैं, दैट इज राइट द करियर ऑफ अ कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो सबसे बड़ा डिबेट और जो मतलब एक नॉन एंडिंग डिबेट आती है कि जो ट्राइब्स हैं उन्हें कैसा देखना चाहिए। क्या उन्हें ट्राइब्स को एक हिंदू पीजेंट्री सोसाइटी का पार्ट मानना चाहिए कि भैया हिंदू सोसाइटी में जो आपने हायरार्की बनाई, उस हायरार्की में लोअर पेरिफेरी में वो पेजेंट्री का काम करते हैं, या फिर उनको हम एक अलग तौर पे देख सकते हैं कि वो अलग ही प्रेजेंस है। ठीक है, ये अलग ही कम्युनिटी है जो कि इस हायरार्की में नहीं आती और वो अपने आप को हिंदुइज्म से अलग मानते हैं। ठीक है, देखो यार, जो लोग उन्हें हिंदू सोसाइटी का पार्ट मानते हैं उनका मानना ये है कि ये जो ट्राइब्स हैं वो ऑलरेडी हिंदू सोसाइटी का पार्ट हैं। ठीक है, हमने उन्हें ऑलरेडी रैंक प्रोवाइड की हुई है। हाँ, ये बात अलग है कि उनका इंडिविजुअल नोशन नहीं है, वो ग्रुप के साथ काम करते हैं। ठीक है, दे आर मोर सोशल एज कंपेयर टू द अदर पीपल इन द हिंदू सोसाइटी, बट इट डज नॉट मीन that they are not the part of the Hindu society, right? ठीक है, दूसरा जो अपोनेंट है, अपोनेंट का मानना ये है कि यार हम आपसे बहुत अलग है। क्यों? बिकॉज वी डोंट बिलीव, ठीक है, इन द कास्ट हायरार्की। भैया आप ये बोल रहे हो कि हमने आपको कास्ट में फिट किया हुआ है, हमने आपको इस हायरार्की में फिट किया हुआ है, बट द थिंग इज हम इस कास्ट सिस्टम को मानते ही नहीं है क्योंकि हम प्योरिटी एंड पॉल्यूशन में बिलीव नहीं करते। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया?
sir. ठीक है, तो उनका मानना ये है कि भैया हम कास्ट हायरार्की में बिलीव नहीं करते, क्योंकि हम कास्ट हायरार्की में बिलीव नहीं करते तो आप हमें यहाँ पर एसिमिलेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, दूसरा रही बात जो काउंटर आर्गुमेंट तो होगा, जो लोग ये बोलते थे कि नहीं आप ऑलरेडी मतलब हिंदू सोसाइटी का पार्ट हो, राइट, उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने बोला यार अगर आप उस ट्राइब्स की बात करो, ठीक है, जैसे संथाल हो गए, गोंड हो गए, इन्होंने अपने आप को तो कन्वर्ट कर लिया ना एग्रीकल्चर में, तो अगर वो कर सकते हैं तो बाकी लोग भी कर ही सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, नाउ अब देखिए जब आपने इस डिबेट को पढ़ा तो 1970s तक और अदरवाइज जो ट्राइब्स को डिफाइन करने का क्राइटेरिया, ठीक है, ट्राइब को डिफाइन करने का तरीका, जैसे साइज आपने बोला भैया बहुत कम है, ठीक है, 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कम होता है, 8.6%, 104 मिलियन, समझ रहे हो, 10 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन कम होती है। पूरे रशिया की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, इंडिया में अगर आप 14 करोड़ के आसपास हो या 10 करोड़ भी मान लो, 10 करोड़ अगर आप हो तो बड़ी पॉपुलेशन है, पहला। दूसरा आइसोलेशन, क्या आप आइसोलेटेड हो यार? अगर मैं अंडमान निकोबार की बात छोड़ दूं तो बाकी ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ मतलब आइसोलेटेड था, राइट? अगर आप कुछ ट्राइब्स की बात करें, जैसे संथाल हो गए, गोंड हो गए, भिल हो गए, इनकी तो अपनी खुद की टेरिटरी हुआ करती थी, ठीक है। दूसरा ऑक्यूपेशन, अब या मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मुझे एक बात बताइए, जो मुंडा है, जो होस है, वो सेटल एग्रीकल्चर कर तो रहे हैं, राइट? तो फिर क्यों बोल रहे हो? इनफैक्ट वो छोड़िए, अगर आप बिरोर्स ऑफ बिहार की बात करते हो, वो तो मैन्युफैक्चरिंग में है, वो तो स्मॉल स्केल बिजनेस चला रहे हैं, देन हाउ कैन यू से? ठीक है, तो आई गेस इतना समझ में आ गया? Yes, sir. तो यहीं पे वही चीज समझाने की कोशिश की है कि उनको किस तरीके से एक्युमुलेट किया जाए इंडियन सोसाइटी में, राइट? देखो एक डिबेट और आई जहां पर ये बोला गया कि ट्राइबल्स जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसे क्या मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए? कई लोगों ने बोला यार लाओगे तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है, ठीक है। पता है जब आप ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करते हो तो सिंपली से कि ट्राइबल पॉपुलेशन अभी तक जो हमने पढ़ा, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी प्योर ट्राइब और इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी प्योर फॉर्म। ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। मतलब यार मुझे एक बात बताओ, वो एग्रीकल्चर करते हैं, वहां पर भी आपको जो एक्सप्लॉयटेशन नेचर देखने को मिलता है, वहां पर भी कॉलोनियल प्रैक्टिस पहुंच चुकी है। तो अगर हर चीज थे, वहां पर मनी लेंडर्स पहुंच चुके थे, वहां पर कॉलोनियल मास्टर्स पहुंच चुके थे, राइट? तो आप ये प्योरिटी तो बची नहीं ना, ठीक है। दूसरा, इन लोगों ने खुद अपने लिए ट्राइबलिज्म का कॉन्सेप्ट क्रिएट, ट्राइबलिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए आप अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी दे देते हो, ठीक है। जैसे अगर आप दलित की बात करते हो तो दे फील वेरी प्राउड, यस आई एम दलित। सेम अगर आप ट्राइब्स की बात कर रहे हो तो यहाँ पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो अपने आप को नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन से डिफरेंशिएट करने के लिए उनका मानना वो था कि यस हम ट्राइबल हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, राइट? और देखिए ऐसा जरूरी नहीं था कि ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो हमेशा एक्सप्लॉइटेड थी, राइट? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जो राजपूत से वो पहले ट्राइबल पॉपुलेशन से बिलोंग करते थे, बाद में उनको हायरार्की मिल गई। दूसरा, अगर आप देखते थे कि जो गॉन्ड किंगडम हुआ करता था सेंट्रल इंडिया के अंदर, राइट, वो खुद रेड मारते थे बिकॉज दे आर वेरी, मतलब किसी फ्लुएंट कह सकते हो, दे आर वेरी एनर्जेटिक कह सकते हो, दे आर वेरी स्विफ्ट कह सकते हो। तो वो रेड्स करते थे, वो मतलब एक लोकल मिलिशिया की तरह काम करते थे, राइट? आइए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम अब पढ़ने वाले हैं। आपने अभी तक जो चीजें पढ़ी ट्राइब्स को लेकर, बाकी चीजें लेकर, सवाल ये उठता है, एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसे हम खाली छोड़ दें, आइसोलेशन में छोड़ दें, या उन्हें इंटीग्रेट करने की कोशिश करें? आपको क्या लगता है द्रिजा? द्रिजा, हाँ, क्वेश्चन ये था कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है,
ट्राइबल पॉपुलेशन को क्या करना चाहिए? उन्हें आइसोलेशन में खाली छोड़ देना चाहिए या इंडियन मेन स्ट्रीम सोसाइटी में उन्हें एक्युमुलेट करना चाहिए, उन्हें ऐड ऑन करना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन और क्यों? एडॉप्ट ही करना चाहिए। मैम देखो, जो आपका ओपिनियन है वो उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे थे, उन सभी का भी यही ओपिनियन था, राइट? कुछ ऐसे लोग थे जिनका मानना ये था, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट थी, द डिबेट इज ऑफ आइसोलेशन एंड इंटीग्रेशन। आइसोलेशन का मतलब कई लोगों ने बोला कि यार जो पूरी ट्राइबल सोसाइटी है वो बदलती जा रही है, ठीक है? बदल कैसे रही है? क्योंकि वहां पे मनी लेंडर्स आते जा रहे हैं, वहां पर इमिग्रेंट्स आते जा रहे हैं, वहां पर माइनिंग हो रही है, वहां पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। उन सभी चीजों की वजह से जो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन है उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट? क्योंकि नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, हम माइनॉरिटी में होते जा रहे हैं, वो हमारे लिए थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं, हमारा कस्टम, हमारा सिस्टम उनके साथ मैच नहीं कर रहा, तो भैया हमें आइसोलेटेड छोड़ दो मनी लेंडर से, क्रिश्चियन मिशनरी से, हिंदू मिशनरी से, राइट? बट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोग थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मतलब जो जवाहरलाल नेहरू थे या बाकी लोग थे, उनका मानना ये था नहीं, हमें इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्हें आप हिंदुज्म के फोल्ड में या उन्हें आप इंडिया के फोल्ड में आप लेकर ही आओगे, अदरवाइज उनका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा फॉर देयर ओन बेनिफिट, राइट? ठीक है, बोल तो दिया, बट उसकी वजह से जो उनका फॉरेस्ट है, उनका लैंड है, उनके रिसोर्सेज हैं, वो सब छीनते चले जा रहे हैं, राइट? देखिए फिर वही एक डिबेट है ना कि नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट में आपने क्या किया? डैम्स बनाए, डैम्स की वजह से फॉरेस्ट सबमर्ज हो गया, डैम्स की वजह से जब फॉरेस्ट सबमर्ज हुआ तो सबमर्जेंस में गया कौन? ट्राइबल पॉपुलेशन के लोग, राइट? वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहला। दूसरा, अगर यहाँ पे देखा जाए कि जब आपने माइनिंग करनी शुरू की, राइट, जब अभी इतनी माइनिंग कर रहे थे तो उसकी वजह से कटे किसके? फॉरेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पर कई बार लोगों ने बोलना शुरू किया कि यार इंडिया डेवलपमेंट के लिए ट्राइबल पॉपुलेशन ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, जो आप डैम्स बनाते हो, जो आप फैक्ट्रीज बनाते हो, जो आप माइनिंग करते हो, उन सभी चीजों की वजह से उनको बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ी है, राइट? और वो तो अभी भी डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे हैं, ठीक है, राइट? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। चलिए एक लास्ट टॉपिक जो है बचता है, दैट इज ट्राइबल आइडेंटिटी टू गिव। पता है मेरे कुछ दोस्त हैं जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, दे देमसेल्फ इज कम फ्रॉम द मुंडा फैमिली, ठीक है? तो ट्राइबल है, आज वो एजुकेटेड है, ठीक है? एक रेलवे मिनिस्ट्री में काम कर रहा है बिकॉज ही इज एजुकेटेड। तब देखा यह गया कि जब ट्राइबल पॉपुलेशन जो अदरवाइज एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करती थी, जो अदरवाइज एक कहते हैं कि एक होलसम सोसाइटी के बारे में बात करती थी, अब क्योंकि इनके बच्चे भी एजुकेटेड होते जा रहे हैं, तो ये लोग भी यहाँ पर एक मिडिल क्लास का जन्म हो रहा है, ठीक है? जो कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना चाहती है, जो जिसको गाड़ी चाहिए, जिसको बंगला चाहिए, जिसको सारी चीजें चाहिए। इट मींस ये वो लोग हैं जो पूरे ना ट्राइब्स के पूरे सेक्शन के बारे में बात करते हैं, ना अपर सेक्शन की बात करते हैं, इनकी खुद की जरूरतें होती हैं, इनके खुद के लिविंग स्टैंडर्ड में बाकी चीजों पर वो खुद काम करना चाहते हैं, राइट? तो देखो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने ट्राइबल पॉपुलेशन के लोगों ने फाइट करना शुरू किया, दे वांट टू रिस्टोर देयर ओन ट्राइबल आइडेंटिटी, वो अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहते थे, राइट? उनकी खुद की आइडेंटिटी में एक जगह पर उन्हें हेल्प भी मिली जब उनका झारखंड छत्तीसगढ़ बन गया, ठीक है? बट आज भी अगर देखा जाए, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जैसे मणिपुर हो गया, आपका असम हो गया, नागालैंड हो गया, इन सभी एरिया में आज भी आपका अफसा लगा हुआ है, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है? आज भी इन्हें डिस्टर्ब्ड एरिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो आर्मी रिप्रेस करती है, राइट? अगर आर्मी रिप्रेस कर रही है, इट मींस यू आर फ्यूलिंग द ग्राउंड फॉर अनदर रिबेलियन, ठीक है? और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आए दिन होता जा रहा है, राइट? आपने कहने को ऑटोनॉमस तो बना दिया है, बट उस ऑटोनॉमी को कोई फायदा नहीं है ना,
क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ, ठीक। और ये जो मिडिल क्लास मैंने बताया है, जो मिडिल क्लास यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता है, और इस खुद की आइडेंटिटी में वो अब एक, आप कह सकते हो कि एक नई पहचान बना रहा है वो, ठीक है। और उसको फर्क नहीं पड़ता कि पुअर पीपल एंड बाकी लोग किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका अपना अलग नेचर है, राइट। तो देखिए आई गेस इतना हमने समझ लिया है, ठीक है। बाकी हम जो थिंग्स एंड वो वाला पार्ट है वो कवर कर चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, राइट। एक काम